नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें: क्लस्टर बम, वाइट फास्फोरस बम, स्टेल्थ बॉम्बर और एआई सिस्टम, वो नए हथियार जिनका ईरान वार में हो रहा है इस्तेमाल। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से अब तक के युद्धों से अलग कई नए और एडवांस हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यह युद्ध ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से चल रहा है, जिसमें दोनों तरफ से आधुनिक तकनीक का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने स्टेल्थ बॉम्बर, एआई सिस्टम, कम लागत वाले सुसाइड ड्रोन और अन्य हथियारों का पहली बार बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। ईरान ने भी क्लस्टर वॉरहेड वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स और अन्य हथियारों से जवाब दिया है। यह युद्ध एआई का सबसे बड़ा परीक्षण केंद्र बन गया है। अमेरिका ने एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई मॉडल और प्लेंटिर के मेवेन स्मार्ट सिस्टम का उपयोग किया। यह सिस्टम ड्रोन फुटेज, दूरसंचार डेटा और अन्य जानकारी से सेकंडों में टारगेट चुनते हैं और हमले की योजना बनाते हैं। इसमें किल चेन बहुत छोटी हो गई है, यानी टारगेट ढूंढने में हमला करने तक का समय बहुत कम हो गया है। पहले 24 घंटों में ही 1000 से ज़्यादा लक्ष्यों पर हमले हुए। इजराइल ने भी गाजा में इस्तेमाल किए गए हब्सौरा जैसे एआई सिस्टम को ईरान पर आजमाया। एआई से हमले तेज और सटीक हुए, लेकिन इसमें मानवीय नियंत्रण कम होने की चिंता बढ़ी है। अमेरिका ने पहली बार LUCAS लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम ड्रोन का युद्ध में इस्तेमाल किया। ये ड्रोन ईरान के शाहिद ड्रोन की नकल पर बने हैं, सस्ते हैं। ये एक बार इस्तेमाल होने वाले आत्मघाती ड्रोन हैं जो लक्ष्य पर जाकर विस्फोट करते हैं। पेंटागन ने कहा कि ये ड्रोन ईरानी मॉडल की तरह हैं, लेकिन अमेरिकी तकनीक से और बेहतर हो गए हैं। ये ड्रोन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं, युद्ध को सस्ता बनाने में मदद कर रहे हैं। इजराइल पर ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जैसे खुर्रम शहर 4 या खैबर। ये मिसाइल हवा में खुलकर दर्जनों छोटे बम बिखेरती है जो बड़े इलाके को निशाना बनाते हैं। तेल अवीव जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में इनका इस्तेमाल हुआ, जिसमें नागरिकों का खतरा बढ़ा। इजराइल ने कहा कि ईरान रोजाना क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम अंतर्राष्ट्रीय कानून में विवादास्पद है, क्योंकि ये छोटे बम जमीन पर बिखर कर लंबे समय तक खतरा पैदा करते हैं। अगला, यूक्रेन के बाद भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक। दुनिया में हथियारों के व्यापार और सैन्य खरीद को लेकर जारी की गई सिप्री रिपोर्ट में भारत की स्थिति को लेकर कई अहम बातें सामने आई हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2021 से 25 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। इसी सूची में पहला स्थान यूक्रेन का है, जो इस समय रूस के साथ चल रहे युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता और हथियार ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी करीब 8.3% रही। इसके बावजूद पिछले 5 सालों की तुलना में भारत के कुल हथियार आयात में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट भारत के बढ़ते स्वदेशी रक्षा उत्पादन की वजह से आई है। हालांकि कई घरेलू रक्षा परियोजनाओं में देरी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए 3 प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश हैं, जिनमें रूस, फ्रांस और इजराइल हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2021 से 2025 के बीच भारत के कुल हथियार आयात में रूस के हिस्सेदारी लगभग 40% रही और फ्रांस का हिस्सा 29%, इजराइल का 15% रहा। अगला, भारत का प्रोजेक्ट KAL क्या दुश्मनों पर कहर बरपा पाएगा, शाहिद जैसे सुसाइड ड्रोन की तरह? प्रोजेक्ट KAL क्या है और इसकी क्या खासियतें हैं? ईरान का शाहिद 136 ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यह ड्रोन बहुत सस्ता होता है, इसमें विस्फोटक भरकर बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में ईरान ने ऐसे सैकड़ों ड्रोन भेजकर दुश्मन के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को परेशान किया।
दुश्मन को एक सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की मिसाइलें खर्च करनी पड़ती हैं। इसमें दुश्मन पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ जाता है। ऐसे ड्रोन युद्ध का खेल बदल रहे हैं क्योंकि ये सस्ते, ज्यादा संख्या में बनाए जा सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को थका देते हैं। आईजी डिफेंस का प्रोजेक्ट KAL भारत की लंबी दूरी का स्वदेशी हमलावर ड्रोन है। इसकी अनुमानित रेंज 1000 किलोमीटर तक है। यह हवा में 3 से 5 घंटे तक उड़ सकता है। ड्रोन दुश्मन की लाइन से बहुत दूर तक जा सकता है, यहाँ लक्ष्य देख सकता है, जरूरत पड़ने पर रास्ता बदल सकता है, सही समय पर हमला कर सकता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव पेलोड भरकर रणनीतिक ठिकानों जैसे फैक्ट्रियों, रडार, लॉजिस्टिक हब और महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है। यह ड्रोन सैनिकों की जान बचाएगा क्योंकि इंसान की खतरे वाले इलाके में नहीं भेजना पड़ेगा। आईजी डिफेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड मेजर जनरल RC पाढ़ी ने कहा कि बिना पायलट वाले सिस्टम युद्ध की प्रकृति बदल रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध ने दिखाया है कि लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन कितने प्रभावी हैं। भारत को भी ऐसे हथियार खुद बनाने चाहिए। प्रोजेक्ट KAL से हम स्वदेशी क्षमता बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत कर रहे हैं। अगला, ईरान दागने वाला है ये बाहुबली मिसाइल। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान अपने सबसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। ईरान की मिलिट्री का यह प्लान जुड़ा है 1000 किलोग्राम वाले बारूदी हथियार से। ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC के ब्रिगेडियर माजिद मुसावी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब तक हमने सिर्फ विरोधी गठबंधन के सैन्य ठिकानों और कुछ एयरपोर्ट्स पर ही हमले किए हैं, लेकिन अब हम इन हमलों की तीव्रता बढ़ाने जा रहे हैं। अब ईरान की सेना हर मिसाइल पर कम से कम 1 टन यानी 1000 किलोग्राम का विस्फोटक लगाकर उसे दागेगी। पहली नजर में ये बयान आपको ईरान के गुस्से का प्रतीक जैसा दिखाई दे रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि लगातार होते हमलों का भरपूर जवाब देने के लिए 1000 किलोग्राम विस्फोटक दागने का दम भरा गया है। आपको जानना चाहिए कि 1000 किलो बारूद वाले इस प्लान का मकसद गुस्सा निकालना नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तोड़ना है। ये सुरक्षा चक्र पैट्रियट और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जिनके जरिए अब तक इजराइल और अमेरिका ईरान से दागी गई मिसाइलों को नष्ट कर रहे थे। 1000 किलोग्राम वाली मिसाइल किस तरह अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है? इतने भारी वजन का विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइल का ऊपरी ढांचा ज्यादा मजबूत बनाया जाता है ताकि भारी वजन के साथ तेज गति के साथ उड़ने वाली मिसाइल वातावरण से होने वाले घर्षण के बावजूद सुरक्षित रहे। इतने मजबूत ढांचे वाली मिसाइल को जब हवाई प्रणाली के रॉकेट से दागा जाता है तब भी मिसाइल का विस्फोटक वाला हिस्सा सुरक्षित रहने के चांस ज्यादा हैं। यानी मिसाइल के टारगेट पर जाकर धमाका करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी हवाई रक्षा प्रणाली ने कम ऊंचाई पर 1000 किलो विस्फोटक वाली मिसाइल को फना यानी नष्ट भी कर दिया तो इस मिसाइल के फटने से हवा के दबाव की लहर जैसी निकलेगी जो धरती की सतह पर नुकसान करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, बर्बाद की गई मिसाइल के भारी भरकम ढांचे का मलबा भी जमीन की सतह पर जानमाल का नुकसान कर सकता है, यानी ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अगला, भारत अपनी स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के माध्यम से लो ऑब्जर्वेबिलिटी और हाई वेलोसिटी वाले जेट बनाने में सक्षम है। सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या तेज गति जो है वो स्टेल्थ का ही दूसरा नाम है या स्टेल्थ है, जबकि बहुत तेज गति जैसे मैक 2+ दुश्मन के रडार से बचकर निकलने या मिसाइल से बचने में मदद कर सकती है। आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स जैसे F-35, F-22 रडार की नजरों से बचने के लिए विशेष आकार, कोटिंग और कम ऊष्मा हस्ताक्षर का उपयोग करते हैं, ना कि केवल उच्च गति का। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्टेल्थ और स्पीड में अंतर क्या है। स्पीड, गति, यह दुश्मन से भागने या जल्दी हमला करने के लिए है, जैसे SR-71 ब्लैकबर्ड जो मैक 3.4 की गति से चलता था। स्टेल्थ,
ये अदृश्य होकर दुश्मन की सीमा में घुसने और हमला करने के लिए सक्षम है, जिसमें रडार क्रॉस सेक्शन को न्यूनतम करना शामिल है। संयोजन कॉम्बिनेशन क्या है इसका? आधुनिक युद्ध में स्टेल्थ को उच्च गति और युद्ध क्षमता के साथ जोड़ा जा रहा है, जैसे राफेल या आगामी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। वास्तव में बहुत अधिक गति से चलने वाले जेट की गर्मी बढ़ती है और इससे इंफ्रारेड सेंसर पर जल्दी पकड़ में नहीं आते। हाँ, ये भारत जो है वो अपनी स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स एमका के माध्यम से लो ऑब्जर्वेबिलिटी और हाई वेलोसिटी वाले यानी तेज गति और अदृश्यता के वाले जेट बनाने में सक्षम है। 15,000 करोड़ से अधिक की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के 2030 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। एमका की क्षमताएं क्या है? यह एक 5वीं पीढ़ी का ट्विन इंजन विमान होगा। इसमें स्टेल्थ तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता और उन्नत सेंसर शामिल होंगे। इसका विकास डीआरडीओ कर रहा है कि डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल मिलकर कर रहे हैं, जिसमें टाटा और एलएनटी जैसे निजी खिलाड़ी भी शामिल हैं। एमका के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की पकड़ और भी मजबूत होगी, क्योंकि यह दुश्मन के राडार में आसानी से नहीं आएगा। यह परियोजना भारत को वैश्विक विमानन उद्योग में उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगी जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में सक्षम है। धन्यवाद।